बीजेपी अपने अध्यक्ष की तलाश लगभग पूरी कर चुकी है और नाम का ऐलान होना बाकी है। बैठकों का दौर लगभग खत्म हो चुका है और यह भी तय हो चुका है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगले अध्यक्ष में खूबियां क्या क्या देखी जा रही हैं और कमियां कुछ भी ना हो, इस पे क्या ख्याल रखा जा रहा है। बीजेपी, आरएसएस या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, किसकी चलेगी? आपको यह भी समझा रहे हैं कि मीटिंग में जो फैसला हुआ है वो किसके नाम का हुआ है। दावेदार कई हैं दोस्तों। यूपी से भी दावेदार हैं, सुनील बंसल दावेदार हैं जो पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं। दावेदार केशव प्रसाद मौर्य भी हैं जो अभी आप देख रहे हैं कि वो किस भूमिका में है। दावेदार विनोद तावड़े भी है, वो भी एक बड़े नेता हैं और संगठन के आदमी हैं और आरएसएस के आदमी। इसके अलावा दावेदार भूपेंद्र यादव भी हैं जिनका नाम तब भी आया था जब जेपी नड्डा का नाम अध्यक्ष पद के लिए पहली बार आया था। इसके अलावा दावेदारों में दोस्तों मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हैं। दावेदारों में एक नाम लोग कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं और एक नाम जो है ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बड़े नेता और मोदी सरकार में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं। और हवाई जो बातें की जाती हैं उसमें कुछ राजनीतिक पंडित ऐसा कहते हैं कि हो सकता है कि अनुराग ठाकुर को मंत्रालय नहीं मिला है तो उनको जो है बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए। अब इतने नामों में हम आपको सिर्फ एक नाम की बात बताएंगे और ऐसा लगता है कि लगभग 95% बीजेपी उस नेता को अपना अध्यक्ष मान चुकी है। सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, इसके अलावा राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की उस नाम पे सहमति बन चुकी है। यहां तक कि नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के नेता शिवराज सिंह चौहान, इनकी भी सहमति ली गई है। दरअसल बीजेपी जातियों के आधार पे या जातिगत समीकरण को देखते हुए अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने जा रही है। जो मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिनके कार्यकाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा लोकसभा में, जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं और वो वहां के ब्राह्मण नेता हैं और ब्राह्मण को बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया। दूसरा समीकरण यह कहता है कि बीजेपी किसी ब्राह्मण नेता को ही बीजेपी अध्यक्ष बनाने जा रही है और उस पूरे समीकरण में आप एक नेता का नाम आता है, उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं और यहां तक कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार और संगठन दोनों की समझ काफी अच्छी है। जब बीजेपी महाराष्ट्र में लड़खड़ा गई थी तो देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पार्टी के आत्मसम्मान की सही लड़ाई लड़ी और जो अमित शाह की जो हार हुई थी राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पे, उस हार को जो है उन्होंने मिटाया और दोबारा से वहां पे सरकार बना ली और सरकार बनाने के बाद ये भी बताया कि वो सरकार के साथ संगठन चला सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में ये कहा जाता है कि वो संगठन के जो चुनाव होते हैं, संगठन के साथ साथ जो जिला इकाई के चुनाव होते हैं, पंचायती चुनाव होते हैं, उस चुनावों में भी उनकी रुचि काफी होती है और वो छोटी छोटी बैठकों का हिस्सा होते हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि नागपुर से ही जो नितिन गडकरी हैं, वो नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं और नागपुर में ही आरएसएस का मुख्यालय है और नागपुर की पाठशाला में ही देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक पढ़ाई शुरू हुई थी और वहीं से वो नेता बने। नितिन गडकरी के भी रिश्ते उनके बेहतर है और नितिन गडकरी भी ये मानते हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली की राजनीति में चले जाते हैं तो देवेंद्र फडणवीस के साथ नितिन गडकरी की राजनीति भी सुरक्षित हो जाएगी। इसके अलावा मोहन भागवत को भी ऐसा लगता है कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो आरएसएस के बेहद दुलारे हैं और एस मैन की भूमिका में रहते हैं। जो कहा जाएगा आरएसएस की तरफ से वो काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जेपी नड्डा की तरफ बयान दे दे कि बिना आरएसएस भी पार्टी चुनाव जीत सकती, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि भूपेंद्र यादव का भी नाम चल रहा है कि पार्टी किसी ओबीसी चेहरे को बना सकती है और खासतौर से यादव अगर जाति हो तो बेहतर हो सकता है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जातियों में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी यूपी में अगर आप देखें तो केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी से हैं, एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण है। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो देवेंद्र फडणवीस वहां पे डिप्टी सीएम है, वो ब्राह्मण है। अगर आप देखें कि हरियाणा में तो जो हरियाणा के जो नए अध्यक्ष बनाया बीजेपी ने वो ब्राह्मण है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में मोहन यादव यानी ओबीसी हैं। इस तरीके का जो जातिगत समीकरण है उस समीकरण को साधते हुए बीजेपी के पास विकल्प ब्राह्मण ही अध्यक्ष बनाने का बचता है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है ब्राह्मणों को लुभाने के लिए तरह तरह की योजना लाना चाहते हैं और जिस तरीके से उन्होंने पीडीए बनाया
वो ब्राह्मण और ठाकुर वोटरों में भी सेंधमारी कर सकते हैं। दरअसल यूपी में चूंकि ठाकुर ही मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो ठाकुरों के वोट पर अखिलेश यादव को पता है कि वहां मेहनत करने से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अगर ब्राह्मण वोटरों पर मेहनत की जाए तो वहां पर बहुत कुछ मिल सकता है। इसीलिए वो ब्राह्मणों से जुड़े मुद्दे जरूर उठा रहे हैं। बीजेपी ये चाहती है कि अगर ब्राह्मण ही अगर कोई बीजेपी का अध्यक्ष बनता है तो उस जो जातिगत आंकड़े और समीकरण में जो बीजेपी की कमी दिखाई दे रही है वो नहीं दिखाई देगी। इसीलिए नड्डा का जो सही रिप्लेसमेंट है दोस्तों वो देवेंद्र फडणवीस ही हो सकते हैं। और देवेंद्र फडणवीस के बारे में यह कहा जाता है कि पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाए वो पूरी कर लेते हैं। यूपी बिहार के ज्यादातर लोग जो है हो सकता है देवेंद्र फडणवीस की कुशलता के बारे में न जानते हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की राजनीति या बीजेपी में उन्हें जो है अगला चाणक्य कहा जाता है, जो राजनीति को बेहद करीब से समझते हैं। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुलाया था, वो मुलाकात करने के लिए गए थे और मुलाकात में यही सब बात हुई थी। और इस बात में एक बात और हुई थी, अजीत पवार को लेकर बात हुई थी, लेकिन हमारी इस स्टोरी से अजीत पवार का कोई लेना देना नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगातार मंथन चल रहा है। लगभग इस बात की संभावनाएं ज्यादा हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, लेकिन इसमें जो राजनाथ सिंह की भूमिका है दोस्तों वो बहुत बड़ी हो गई है। राजनाथ सिंह के घर पे ही वो बैठक हुई थी और बैठक में राजनाथ सिंह का ये भी कहना था बैठक के दौरान कि बीजेपी का कोई ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो एनर्जेटिक हो, जिसमें जान हो और कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, किसी बड़े राज्य से आता हो, किसी ज्यादा संख्या वाली लोकसभा सीटों का अनुभव हो, विधानसभा और लोकसभा चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ चुका हो। इन तमाम समीकरणों में देवेंद्र फडणवीस बेहतर होते। अब आपका सवाल होगा कि देवेंद्र फडणवीस अगर दिल्ली आ गए तो योगी आदित्यनाथ के लिए क्या होगा। इस सवाल को समझने से बेहतर है आप ये समझिए कि केशव प्रसाद मौर्य या सुनील बंसल जो यूपी की सियासत का बड़ा चेहरा है, जिन्हें जो है बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव में यूपी के लिए दी गई थी, वो अगर वो बन जाते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल हो जाएगी। बेहतर विकल्प योगी आदित्यनाथ की राजनीति के लिए, राजनाथ सिंह की राजनीति के लिए, नितिन गडकरी के लिए और आरएसएस और बीजेपी की खाई को कम करने के लिए जो सबसे सही उम्मीदवार दिखाई देता है बीजेपी को, वो देते हैं देवेंद्र फडणवीस। इसीलिए उनके नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है। जो चुनाव 4 राज्यों में होने वाले हैं उन चुनावों को देखा जा रहा है और महाराष्ट्र के सियासत से देवेंद्र फडणवीस को निकालकर दिल्ली लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है इस कारण उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाएगा। आपको एक कहानी दोस्तों बताते हैं, जब राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था उस वक्त जो है तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी, उस वक्त जो है बीजेपी में ये प्लानिंग चल रही थी। उस वक्त आरएसएस, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के बीच एक बैठक हुई थी। उस वक्त आरएसएस के चीफ हुआ करते थे सुदर्शन जी, और उस वक्त जो है आडवाणी जी और अटल जी के बीच जो बैठक हुई थी उसमें जो है अटल जी ने कुछ बोला ही नहीं शुरुआत में। इसके अलावा जो आडवाणी जी थे उनका यह कहना था कि डॉक्टर साहब को बनाना चाहिए अध्यक्ष पार्टी का। डॉक्टर साहब कौन थे? मुरली मनोहर जोशी। वो चाहते थे कि उनको ही जिम्मेदारी मिले। अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने आराम से यह कहा कि राजनाथ सिंह एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। यह कहानी आपको इसलिए मैं सुना रहा हूं, कुछ लोग ये कहेंगे कि इस बार जो है मोदी की पसंद का बीजेपी अध्यक्ष नहीं होगा। आप पूरी तरीके से गलत हैं। मोदी की सहमति के बिना बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बन रहा है। मोदी की सहमति देवेंद्र फडणवीस के साथ है, ऐसी खबरें आ रही हैं, और आरएसएस की भी सहमति देवेंद्र फडणवीस के साथ है। राजनाथ सिंह भी देवेंद्र फडणवीस के साथ खुश है। यहां तक कि राजनाथ के थ्रू योगी का मैसेज भी आरएसएस को मिला होगा कि योगी आदित्यनाथ को भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत पहले कहा था चुनाव से पहले कि उन्हें दिल्ली नहीं आना है, लेकिन योगी उनको जो है प्रधानमंत्री मोदी लेकर आते हैं। उनकी जो है अध्यक्ष पद पर कोई बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई देती है। जब भी उनसे मीडिया में इस बारे में बात किया गया तो जो विनोद तावड़े हैं वो नेता बहुत अच्छे हैं और विनोद तावड़े का संगठन की जो जानकारी है वो अनुभव बहुत ज्यादा है, लेकिन विनोद तावड़े के पास क्या वो जिम्मेदारी सही रहेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि विनोद तावड़े क्या हिंदी भाषी क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझते? क्या यूपी, बिहार, उत्तराखंड, इसके अलावा हरियाणा, जो ये सब राज्य जो बीजेपी के जनाधार वाले हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसकी राजनीति को बेहतर समझते हैं? क्या कार्यकर्ताओं के मन को टटोल पाएंगे? शायद यहाँ उनका नंबर कम हो जा रहा है और इसीलिए बीजेपी लगभग मीटिंग को क्लोज करके फैसला अपना सुरक्षित रख चुकी है। कभी भी नाम का ऐलान हो सकता है और वो होंगे महाराष्ट्र की सियासत के देवेंद्र फडणवीस, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों।